Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another very important lecture for your free PSIR crash course. अब आज के lecture में again we will be continuing with paper 2 part A, right, जो कि deal करता है with comparative politics and international relations. अब आज के जो दो questions है they deal with non-alignment movement as well as importantly the impact of globalization on ग्लोबल साउथ. ठीक है. अब वेरी इंपॉर्टेंटली नैम जो है अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक कि सिर्फ पेपर 2 पार्ट बी जो कि इंडिया एंड द वर्ल्ड है उसका हिस्सा है, बट नैम जो है सिर्फ पार्ट बी नहीं बल्कि पार्ट ए के अंदर भी जो है नॉन अलाइनमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन एंड ग्लोबल साउथ हेविली आता है, राइट. इसी तरीके से 2020 के अंदर भी जो है ये 15 मार्कर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगेन 2020 से है वाज टू क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल साउथ. तो बेसिकली ग्लोबल साउथ पे किस तरह से जो है इसने इंपैक्ट किया है, किस तरह से रीशेप किया है, उसके बारे में ये बात करता है. बिफोर मूविंग अहेड, इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2022, I would highly advise that along with the free crash course, आप अपनी preparation को supplement करें with our test series and guidance program, which not only includes 10 tests, जिसके अंदर 4 HLTs and 6 FLTs है, but साथ ही साथ में हमारे current affairs के topic wise lectures since January 2022, 360 degree evaluation, feedback, डाउट्स के साथ जो है आपकी हेल्प, राइट, जनरल मेंटरशिप जो है आपकी, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स, राइट, होपफुली 290 प्लस मार्क्स इन PSIR ऑप्शनल. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव 72 डेज ऑफ डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर बोथ 2022 एंड 2023 स्टूडेंट्स. एंड साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली स्लीपी क्लासेस हैज नाउ गॉन ऑफलाइन. 1 अगस्त से जो है हमारी क्लासेस शुरू हैं एंड एक ही बैच होगा, राइट. देयर विल बी नो मल्टीपल batches, no multiple timings, nothing. There will be only one batch for general studies, one batch for sociology and one batch for PSIR optional, right. अगर आप interested हैं in knowing more details of the course, आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, या फिर हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं on sleepy.classes@gmail.com. राइट. तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है? डिस्कस द वेज टू स्ट्रेंथन NAM टू एनेबल इट टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज. फर्स्ट थिंग दैट आई से ऑलवेज इज रिमूव द कीवर्ड्स. क्या है? सबसे पहले तो हमने क्या है ये बोल रहे हैं मेन बॉडी में क्या कि आपने बताना है कि किस तरह से कैन वी स्ट्रेंथन NAM. सेकेंड कीवर्ड क्या है कि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस फेस्ड बाय whom? Faced by developing countries, right? So this is telling us that आपकी developing world की जो countries हैं वो जो challenges face कर रहे हैं in the given world, उनको counter करने के लिए NAM can still prove to be a credible organization. However, we need to strengthen NAM so that it will be able to perform this role. तो आपने समझना है क्वेश्चन बोल क्या रहा है एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर एंड क्या क्या इसमें इंक्लूड होना चाहिए. तो ये नहीं अब नाम की पूरी रामायण जो है इसके अंदर लिख दे, बिकॉज दैट इज यूजलेस फॉर दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली यू विल हाईलाइट द रोल ऑफ NAM. NAM क्या चीज है, नॉन अलाइनमेंट क्या चीज है, किस तरह से पैदा हुई और उसकी एक लार्जर विजन क्या थी. देन वी मूव टूवर्ड्स द बॉडी पार्ट. सबसे पहले ऑब्वियसली अब इन्होंने बोला है कि स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. स्ट्रेंथन आप एक बॉडी को क्यों करते हो? अगर प्री एग्जिस्टिंग उसमें कोई चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं तो वेरी क्विकली आप एन्यूमरेट कर सकते हैं 4-5 पॉइंट्स में व्हाट आर सर्टेन इश्यूज व्हिच आर making NAM's relevance slightly problematic. Then we move towards that what are certain problems that the developing countries are witnessing in the contemporary world and किस तरह से NAM can be useful here. And then very importantly we talk about that how can we strengthen NAM ताकि ये जो functions निभाने हैं NAM ने उनको वो properly निभा पाए. Then obviously we will conclude now because we've already talked about issues. तो यहाँ पे critical analysis का तो मतलब बनता नहीं. तो यहाँ पे आप किसी की expert opinion, किसी scholarly argument के साथ जो है इस पूरे आंसर को wrap up
कर सकते हैं. Now let's quickly move. So now you will see the introduction is extremely pointed. कि देखिए NAM जो है, जो कि नॉन अलाइड मूवमेंट है, 1961 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी. क्यों? जो सबसे प्राइमरी फोकस था उसका क्या करने के लिए, जो कोल्ड वॉर के दौरान बाइपोलैरिटी थी उसको, उसके अंदर जो न्यूली डीकॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी उनको उससे सेफगार्ड करने के लिए NAM बनाई गई. वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक सोर्स ऑफ मॉरल फोर्स थी. तो चाहे न्यूली डीकॉलोनाइज्ड कंट्रीज के पास कोई इकोनॉमिक या मिलिट्री माइट नहीं थी, बट एक सोर्स ऑफ मॉरल फोर्स थी, एंड साथ ही साथ में अफ्रीकन एंड एशियन कोऑपरेशन की जो है एक प्राइमरी सिंबल थी. साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली नॉट ओनली डिड इट कीप दीज कंट्रीज आउट ऑफ दिस टग ऑफ वॉर, बट वेरी इंपॉर्टेंटली इन कंट्रीज की जो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की जो क्षमता है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है जो आपका NAM था. सो इन दिस वेरी शॉर्ट introduction I have highlighted a very important vision. The प्राइमरी कीवर्ड्स जो कि आपको NAM के साथ यूज करने चाहिए सब इन लाइनों में जो है आ गए हैं. नाउ वी मूव टू द सेकेंड एस्पेक्ट, राइट, स्टार्टिंग विद द बॉडी. एंड व्हाट वाज दैट वी हैड टू पॉइंट आउट द इश्यूज जो कि NAM फेस कर रहा है. नाउ व्हाट आर दीज चैलेंजेस? सबसे पहले देयर इज द ऑब्वियस इशू ऑफ रेलेवेंस. नाउ बिकॉज NAM वाज अ बॉडी दैट इमर्ज्ड इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, एंड दैट कॉन्टेक्स्ट वाज व्हाट? द कॉन्टेक्स्ट वाज ऑफ a bipolar Cold War divided world. Now, a number of scholars, including our Minister of External Affairs, Dr. Jaishankar, in his book, The India Way, has called NAM a concept of the bygone era, right? So, because the kind of bipolarity and the kind of एक तरह से division of world जो exist करती थी Cold War के time पे, क्योंकि वो exist नहीं करती, a number of scholars argue कि अब NAM जो है relevant नहीं रहा है. Then another huge challenge is the lack of regular summits. Now, one of the most prominent players, one of the most dominant countries, and one of the founding members of the NAM was India. अब इंडिया की जो एक पार्टिसिपेशन है और जो एक enthusiasm with respect to NAM है बहुत ही सालों से कम होता जा रहा है. इन 2016 to 2019 में लोएस्ट पॉइंट था. very importantly, unlike NAM, a number of other plurilateral arrangements have come into the world and have become very active. तो चाहे वो G20 हो, ब्रिक्स हो, आसियान हो, SCO हो, ये बहुत ही वाइब्रेंट कम्युनिटीज हैं जो कि बहुत रेगुलरिटी के साथ होते रहते हैं, लीडिंग टू ओवरशैडोइंग ऑफ NAM. देन वेरी इंपॉर्टेंटली NAM के अंदर की जो कंट्रीज है, पर्टिकुलरली जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनके बीच की जो टेंशन है वो भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहे. इनफैक्ट NAM भी जो है कई बार सॉल्व नहीं कर पा रहा इन टेंशन को. तो फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट ने पोस्ट अरब स्प्रिंग ओके बाय बाय कर दिया NAM को. सिमिलरली पहले जब इराक एंड कुवैत के टाइम के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती थी तब भी NAM जो है कुछ नहीं कर पाया था. इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में तो रेगुलरली टसल ऑफ वॉर होती रहती है, दे डोंट टॉक टू ईच अदर. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजनल टेंशंस also NAM has never been able to A, respond well to them, B, overcome these regional and bilateral tensions that exist between its member countries. Apart from this, there is a lack of internal coherence. इतने सारे members हैं कि coherence and consensus derive करना बहुत ही difficult हो जाता है. Then there is a complete लैक ऑफ लीडरशिप. तो पूरा भार जो है ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर पड़ जाता है, एंड कोई और कंट्री जो है इज नॉट रेडी टू टेक अ वेरी एक्टिव active steps to lead the organization in a substantial manner. Then very importantly, most of the member states जो है economically and militarily relatively weak states है, जिसके कारण जो है ये organization उस level पे नहीं आ पा रही जितनी बाकी multilateral and plurilateral organizations आ पाई हैं. Now apart from all these issues and challenges, we talk about that there are still certain challenges that the developing countries of the global south face, particularly where NAM can be of great help. Now, very importantly, we say that NAM has come to be a very credible platform, and this is highly important and significant, especially in the ongoing era of COVID-19 pandemic and Ukraine-Russia crisis, right? So you see multiple problems. You see Ukraine-Russia crisis. You see a tug of war between China and USA in the Indo-Pacific area, right? So everywhere you are seeing new forms of conflict amongst countries. Now, the online summit in 2020, which
happened under the banner of United under COVID-19, this actually suggested NAM's relevance to fight for developing countries as far as these huge important issues were concerned that were truly bringing a lot of destruction and misery to the developing world. तो चाहे वो आपका COVID-19 पैंडेमिक हो, इन्फ्लेशन हो बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया क्राइसिस, या फिर ऑनगोइंग टेंशंस इन ट्रेड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हो. ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है NAM के umbrella के अंदर a number of steps were taken, including distribution of vaccines, distribution of drugs and medicines, and so on and so forth. Next, very importantly, Shyam Saran highlights that how at this time in the world, given the numerous divisions, चाहे वो Indo-Pacific हो, आपका यूरोप हो, हर जगह जो है हमें न्यू फाउंड क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं. एंड श्याम सरन सेज इनके साथ ही में जो है क्या चल रहा है, क्राइसिस ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस चल रहा है. UN has failed to do its job, WTO is failing to do its job, WHO is failing to do its job. So now we need a new kind of multilateralism, and here the global south can take a step ahead through NAM. So NAM जो है एक बहुत ही crucial role play कर सकता है, especially in a world that is divided by new rivalries. Then very importantly, for the developing world, as the world shifts from say a unipolar moment to a more multipolar moment, there is a lot of uncertainty, insecurity, complexity, and इसी के साथ साथ new forms of new neo-colonialism, civil strife हमें देखने को मिलते हैं. So for example, Africa के अंदर हमें देखने को मिलता है neo-colonialism, but now not by the Western powers, but Chinese neo-colonialism, right? Similarly, a number of countries are now facing debt crisis due to China. Similarly, Europe में Baltic region में there is this constant fear of Russian onslaught, right? तो especially आप देखेंगे ये जो ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप का हिस्सा था, अफ्रीका और आपका एशिया कॉन्टिनेंट, these were the countries जो कि आपके NAM का हिस्सा होते थे. इन्हीं कंट्रीज के अंदर अब जो है ये डेट क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहे हैं because of an increasingly complex and insecure world, and यहाँ पे again NAM एक critical role play कर सकता है. Very importantly, the Cold War might have come to an end, but NAM not only stood for Cold War rivalries, but also making a more egalitarian world. And today, if we see global politics, the division between haves and have-nots has still not come to an end. You still have the issue of economic inequalities, you still have the issues of great power and other weapon-driven inequalities, right? So for example, nuclear haves and have-nots, right? जहाँ पे nuclear haves जो हैं वो एक discriminatory NPT को पुश करते रहते हैं, वहीं पे जो have-nots है they do not get enough space to be able to express their voice and their demands. In fact, it was the global south की mainly countries जिन्होंने जो treaty to prohibit nuclear weapons थी उनको उसको पुश करके जो है साइन किया था इन UNGA, बल्कि सुपर पावर से जो है इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं आया है. सो NAM जो है even in this division of have and have nots can play a crucial role in ensuring a more egalitarian world. However, despite the critical role that NAM can play, there are certain inherent weaknesses that disallow it from playing a proactive role. So how can we strengthen NAM? Now we highlight the ways to address these challenges, the ways in which NAM can be strengthened, right? And what are these ways in which NAM can be strengthened? First and foremost is the need for a comprehensive charter as well as regular summits. यहाँ पे TV Paul very importantly remark करते हैं that listen, in this new world you need a soft balancing mechanism. Maybe not as hardline as NAM existed because उस time पे bipolar world था, अब multipolarity है, constant flux है, बहुत fluidity है, तो soft balancing की requirement है. However, ये काम ढंग से करने के लिए पहली चीज तो NAM को एक चार्टर चाहिए होगा जहां पे वो एक कोहेरेंट विजन आगे रखे, जो वो स्टेप्स लेना चाहता है वो आगे रखे, एंड साथ ही में इसको अचीव करने के लिए रेगुलर समिट्स होल्ड करे.
देन इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली सॉफ्ट बैलेंसिंग की और ज्यादा जरूरत है, एंड ये सॉफ्ट बैलेंसिंग हम करेंगे कैसे? वो कहते हैं, टीवी पॉल कहते हैं दैट यू नीड टू रीइनविगरेट इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू बैंडंग स्पिरिट। अब बैंडंग समिट के बाद जो है आपका नैम का एक कोहेरेंट बॉडी बन के आ गया था। अब ये कहते हैं ये नई जो बैंडंग स्पिरिट है ये नॉट जस्ट एशिया अफ्रीका बट जो लार्जर ग्लोबल साउथ एंड डेवलपिंग वर्ल्ड है उसकी यूनिटी को जो है सिग्निफाई करे, एंड इंपॉर्टेंटली जो नए रियलिटीज एंड इश्यूज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स है उनको हाईलाइट करके जो न्यू एमर्जिंग ग्रेट पावर्स हैं, बी इट अ बेलिजरेंट चाइना, बी इट एन अग्रेसिव रशिया, उन सबको कर्टेल करने की कोशिश करें। Then very importantly, if any body needs to perform such level of tasks, there is need for permanent staff and some sort of support so that all of this work can be translated into hardcore steps being taken in domain of foreign policy and at international and other multilateral institutions. And for this, NAM requires to have a permanent summit, right? Furthermore, not just these global issues, but there are also other issues that continue to pervade the global south, be it terrorism, be it health crisis, be it wars, be it civil strife. In all these domains, if NAM wants to play an active role, they will need support of a permanent secretariat. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली NAM, much like EU, a lot of scholars suggest, needs to have stricter membership rules. In fact, one of the ways in which European Union was able to establish itself as a legitimate and very in-demand organization was by having strict criteria for membership. And this was one of the issues that NAM faced, that the membership was so inflated that it led to an absolute lack of internal coherence. So now they say that you need to set out a concrete plan, that these are the rules that you need to adhere to if you want to become a member, and very concrete rules, not vague ideas like NAM used to have initially, but very concrete ideas. किस तरह की आपकी इकोनॉमी होनी चाहिए, किस तरह का स्टेट होना चाहिए, किस तरह के आपके कुछ आपने नॉर्म्स फॉलो करने हैं, and on that basis only membership should be given and maintained. In case any member country goes against those rules, they should be kicked out. Then very importantly, NAM also needs to come up with a coherent list of functions and strategy. Now, Dr. Jayashankar here had stated that if NAM as a movement needs to continue in some avatar or the other, it will have to move away from just being an ideological grouping towards having a more pragmatic, practical role, right? तो आप एक strategic grouping बनना चाहते हैं, आप एक economic grouping बनना चाहते हैं, आप एक defense grouping बनना चाहते हैं, आप decide कीजिए and उस पाथ पे जो है बढ़ने के लिए कुछ concrete steps लीजिए. Then very importantly, another point through which NAM can be strengthened is by norm entrepreneurship, right? So now they say that a lot of multilateral institutions are suffering from norms crisis, right? From a moral crisis, right? Fingers are being pointed at UN, at IMF, at World Bank, at WHO, at WTO to be unequal institutions, to be dominated by one country or the other. So here NAM can come up with a new norm entrepreneurship which is based upon ideas of economic justice, of equality, and the idea of ensuring freedom and true spirit of free global politics throughout the world, right? In this manner, NAM will be able to stand out as well as retain a legitimate role as far as global politics is concerned, right? So after these points you need to round up, and we will round up by concluding with an expert opinion, and यहाँ पे हम बात करते हैं TP Srinivasan की. So in the end TP Srinivasan क्या बोलते हैं that oftentimes non-alignment word जो है ना बहुत misunderstood रहता है. इसका मतलब ये नहीं था कि non-aligned रहेंगे या completely neutral रहेंगे या indifferent रहेंगे, बल्कि what was the true spirit of non-alignment? The true spirit was freedom of judgment and action, and today's divided global scenario again requires that freedom of judgment and freedom of action. Accordingly, M.K. Narayan also points out that while non-alignment के लिए आप जो मर्जी words use कर लीजिए, issue-based alignment, strategic alignment, whatever, the idea remains that even today such a movement is required for it to be presented as an alternative platform जहां पे developing countries आके जो है अपनी demands आगे रख सके, and therefore the
essence of the time requires that we cultivate NAM as such a movement, as such a platform, no matter what name you give it. है ना, हम वो बोलते हैं ना, the rose, whatever you might call it, would still smell just as sweet. तो इसी तरह से NAM को आप जो मर्जी नाम बता दो, but अगर उसकी जो essence of freedom of judgment and action for the sake of ensuring justice and equality and freedom for developing world को आप आगे रखेंगे, तो NAM जो है जरूर आगे बढ़ेगा. Right? On this note, we conclude the answer. अब बढ़ते हैं towards the second question. The second question says, critically examine the process of globalization from the perspective of countries of global south. Right? तो मतलब आपका जो developing world है, जो आपका third world है. Obviously, सबसे पहले you will need to introduce globalization. What is globalization? If you can maybe give one statement by a scholar, introductory paragraph में अगर वो आ जाता है, एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है. एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक डेफिनेशन याद रखना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, तो कोई एक स्कॉलर की, डेविड हेल्ट की करनी है, मिल्टन फ्रीडमैन की करनी है, जिसकी करनी है, आप एक डेफिनेशन जो है याद रख लीजिए. Then we will talk about its implications from the perspective of global south, right, which will come in the form of how has it impacted the global south की countries. Now this impact can be both positive and negative. तो positive and negative भी आप बताओगे, साथ ही में आप इसको further subdivide कर सकते हैं कि economic implications क्या रहे हैं, positive क्या रहे हैं, negative क्या रहे हैं, political implications क्या रहे हैं, positive and negative, social and cultural implications क्या रहे हैं, positive and negative, before you conclude the answer with a way forward कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को कुछ रिफॉर्म किया जा सकता है, स्ट्रेंथन किया जा सकता है, टू इंश्योर कि ये ग्लोबलाइजेशन की जो फोर्स है, रादर देन डिवाइडिंग कंट्रीज और सब्जुगेटिंग वन कंट्री बाय अनदर, एक बेटर, मोर लिबरल और एक ज्यादा इंक्लूसिव फोर्स बन के जो है निकल पाए. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ड ऑफ थॉमस फ्रीडमैन कैसे डिफाइन की जाती है? ये मानी जा सकती है एज एन इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, of nation states, of technologies at a pace and speed that has never been seen before. साथ ही साथ में it can also be understood as stretching and deepening of relations across time and space. ठीक है, so जो relationships हैं between countries वो expand हो रहे हैं and very importantly ज़्यादा deep भी हो रहे हैं, ज़्यादा thicken भी हो रहे हैं to an extent that the world is today called as a borderless global village. यहाँ पे आप कुछ और points भी डाल सकते हैं that despite the onslaught of challenges like financial slowdown of 2008, COVID-19 pandemic, trade wars between US and China, or the present Ukraine crisis, while globalization may have been questioned, criticized, or even weakened, it has not gone out of vogue. It continues to exist, persist, and strengthen day by day. ठीक है, तो ये भी हमने बोल दिया कि देखिए globalization is here to stay. There are talks of globalization weakening, but this does not mean that globalization is waning or disappearing or going again. Therefore, such a debate and discussion on globalization is very, very necessary. Now we talk about what are its implications from the perspective of global south. Firstly, we will look at economic domain, जो कि सबसे talked of domain है. पहले हम देखेंगे positive aspect को. ठीक है, हर जगह पे आपने ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से ये नहीं आप क्रिटिसाइज ही करते रहे, नेगेटिव ही बताते रहे. अगर इतना नेगेटिव होता तो ग्लोबल साउथ बोलता कि अच्छा नहीं करना हमको ग्लोबलाइज, रखो तुम अपने पास. क्यों हम और अपनी ज्यादा जो है अपने आप को इंग्रेन कर रहे हैं इन ग्लोबलाइज्ड फोर्सेस? बिकॉज देयर इज ऑल्सो सर्टेन पॉजिटिव इंपैक्ट, तो हमने उसको भी हाईलाइट करना है. ना यहाँ पे नोटेड इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती इन हिज वर्क डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू करते हैं दैट ग्लोबलाइजेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म, वर्ल्ड ट्रेड एटसेट्रा हैज लेड टू द ट्रिकल down effect, right? जहां पे we are seeing a reduction in global inequalities, a reduction in inequalities between the global north and the global south in the form of increase of global literacy, infant mortality rate decline हुआ है, life expectancy increase हो गई है global south में. So this is all a way of the global south becoming deeply ingrained in forces of globalization.
नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, IMF की रिपोर्ट्स भी सजेस्ट करती हैं दैट ग्लोबलाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ को हेल्प करता है इन कनेक्टिंग विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके कारण इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड वो ज्यादा हुई है, एंड देयर हैज आल्सो बीन अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन पॉवर्टी. सो दे कोट एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज लाइक चाइना और द एशियन tigers, or to an extent even Latin America. In fact, a number of scholars continue to support the idea of the comparative advantage theory, जहां पे कहते हैं कि now that the global south has found its niche, the place where it can ensure a comparative advantage vis-a-vis the global south and other countries, and by making this their strength, earn a lot of forex and also improve their economic growth. Now, on the other hand, there are obvious negative impacts of globalization as well. Naomi Klein, in her work No Logo, is at the forefront of this criticism of globalization, wherein she says that when you talk of concrete terms, inequalities between the North and the South have not reduced, but in fact have increased. In fact, the very idea of a new international economic order, जो कि 1974 में आगे रखा गया था by the UNGA, this became extremely important because the global south continued and still continues to suffer from forces of neocolonialism as well as underdevelopment at the advantage of the global north. Then, very importantly, even instrumentalist and dependency Marxist scholars like Wallerstein and A.G. Frank talk that the current form of globalization जो है उसके through development या trickle down effect या comparative advantage नहीं आ रहा है, बल्कि development of underdevelopment हो रही है global south की, wherein they have just been reduced to banana republics or producing just primary material जिनकी कॉस्ट जो है उतनी नहीं बढ़ती, but at the same time becoming dependent for manufactured goods, products, software and IT related goods on the global north. Last but not the least, Joseph Stiglitz, in his very, very important work, talks that how globalization and especially इस globalization के साथ जो Washington consensus निकल के आता है, जिसके थ्रू आपकी structural adjustment policies impose की गई हैं on countries in Latin America, in South Asia, including India, इसके कारण there has been a crisis of governance in these countries, जहाँ पे इतना सारा जो load है particularly उनके marginalized groups पे, चाहे वो women हो, चाहे वो poor हो, चाहे वो ethnically, racially या caste के vulnerable लोग हो, उन सबको पुश कर दिया गया है into further arms of poverty and inequality. Now we move to the domain, very importantly, जो कि रमेश ठाकुर, डॉक्टर रमेश ठाकुर जो है पॉइंट आउट करते हैं. ही आर्ग्यूज कि जो ट्रेड एडवांटेज है डेवलप्ड कंट्रीज का, वो फार आउटस्ट्रिप कर देता है कोई भी डेवलपमेंट असिस्टेंस या एड जो कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को देते हैं, राइट. सो फॉर एग्जांपल बाल्टिक स्टेट्स की अगर हम बात करें, वहां पे अब नेगेटिव ग्रोथ आ रही है. सिमिलरली जो आपकी अफ्रीका की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको कब से एड मिल रही है, बट वो एड जो है प्रोडक्टिव यूज में नहीं यूज की जा रही है, जिसके कारण वो आज भी जो है स्टैग्नेंट इकोनॉमीज हैं. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि नार्को स्टेट्स बन गए हैं, राइट, ड्रग ड्रिवन स्टेट्स. जो लैटिन अमेरिका में हम देख सकते हैं, कोलंबिया में इशू है, गिनी बिसो में इशू है, अफगानिस्तान में इशू है, ऑल बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इंप्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ग्लोबल साउथ. Then very importantly, there is the political domain. Political domain में when we talk about the positive implications for global south, यहाँ पे हम बात करते हैं किस तरह से with the coming in of modern ideas, there has also been a wave of democratization, ठीक है, across the world, and a lot of them driven by new connections of information, communication and technology, जिसके कारण मैनुअल कासल्स क्या बोलते हैं कि आज हम एक नेटवर्क सोसाइटी बन गए हैं. तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं हांगकांग की मूवमेंट का, राइट. आप बात कर सकते हैं अरब स्प्रिंग का, किस तरह से सोशल मीडिया ने जो है इनको इतना ज्यादा पुश दिया था, ठीक है. तो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर देयर हैज बीन न्यू इंटरकनेक्शंस, देयर हैज बीन ग्लोबल सपोर्ट, देयर इज राइज ऑफ द न्यू सोशल मूवमेंट, जिसके कारण स्टेट की जो हार्ड सॉवरेनिटी है एंड समटाइम्स जो ऑपरेशन ऑफ स्टेट था इन ग्लोबल साउथ, उसको काउंटर करने के लिए अब नई बॉडीज एंड नेटवर्क्स हैव come up.
Then very importantly, there is also an important issue which is that Friedman points out that with the coming in of globalization, अब एक जो hard fast rule होता था of left versus right, वो कम होता जा रहा है. In fact, इसको आप associate कर सकते हैं Daniel Bell के idea of post industrial society के साथ भी, जहाँ पे not just the developed global north but even in the global south जैसे जैसे development बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आप अगर पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखोगे, उनके बीच का जो डिफरेंस है बहुत ही माइन्यूट हो गया है, बिकॉज उनका मेन फोकस अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी पे ही होता है, राइट? तो आप जो मर्जी नाम दे दो उनको. सो फॉर एग्जाम्पल यू माइट सी इकोनॉमीज और पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, जापान फॉर दैट मैटर, ठीक है. तो ये सारी कंट्रीज जो हैं उनके साथ आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखेंगी आपके वेस्टर्न यूरोप के साथ भी. मोर ओवर जो आपका कोर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, चाइना फॉर एग्जाम्पल कितनी डेवलपमेंट कर गया है, इवन इंडिया जो है इज मूविंग ऑन दिस पाथ. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स एक जो बहुत लेफ्ट वर्सेस राइट का आर्ग्यूमेंट होता था वो अब सिमर डाउन हो रहा है. Then very importantly, a lot of scholars also end up arguing कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी जो है स्टेट रिडंडेंट नहीं हुआ है. In fact, state in a number of countries ended up playing a very transformational role in engaging with globalization and also spreading it. तो आप चाइना का एग्जाम्पल दे सकते हैं, रशिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इनफैक्ट इंडिया का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि स्टेट कैसे एक इंस्ट्रूमेंट बना इनटू अलाउइंग ग्लोबलाइजेशन. कितनी ग्लोबलाइजेशन हमने अलाउ करनी है, इन किस तरीके से हमने अलाउ करनी है, इन सब में इन स्टेट्स की बॉडीज ने, गवर्नमेंट ने एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया. तो इस तरह से हम स्कॉलर्स के नाम भी ड्रॉप करते जा रहे हैं और आपने एग्जाम्पल्स भी ड्रॉप करने हैं जो कि मैं बता रही हूं. देन political sphere में भी apart from advantages there have been negative implications from the global south. Kenji Ome and Marshall McLuhan जो है point करते हैं to the crisis of governability in countries of south. तो जैसे कि हमने इकोनॉमिक स्फेयर में भी पॉइंट आउट किया था, यहाँ पे भी आता है कि ग्लोबलाइजेशन के साथ जो है विद द कमिंग इन ऑफ द ग्लोबल कैपिटल, साथ ही साथ में क्या आया है, करप्शन आया है, रोल बैक ऑफ द स्टेट आया है, इंक्रीज्ड प्रेशर्स ऑन वल्नरेबल कम्युनिटीज आया है, राइट? ये सब जो है हमें ग्लोबल साउथ में विटनेस करने को मिल रहे हैं. इसके साथ ही समीर अमीन ऑल्सो इन हिज वर्क दिखाते हैं कि किस तरह से नियो कलोनियलिज्म इज स्टिल थ्राइविंग एंड इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस. तो चाहे वो एक्सट्रीमली फ्रजाइल जोन हो अफ्रीका का, ठीक है, साउथ एशिया हो, लैटिन अमेरिका हो, बहुत सारी जगह जो है पपेट रेजीम्स फंक्शन कर रहे हैं who are still under the control of the neo-colonial forces. Then very importantly is the domain of the social cultural. यहाँ पे भी दोनों ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट रहे हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन का देखा जा सकता है. बेंजामिन बाबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे कल्चर्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, गिव एंड टेक कर रहे हैं. टुडे यू माइट बी सिटिंग इन इंडिया एंड हैविंग मैकडॉनल्ड्स, बट मैकडॉनल्ड्स ने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया है फॉर इंडियन सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ मैकालू टिक्की, राइट? इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आप कोट कर सकते हैं. However, at the same time, there have also been negative implications. For example, K.N. पानिकर बात करते हैं कि किस तरह से एक कल्चरल क्राइसिस निकल के आ गया है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में विद द राइज ऑफ न्यूक्लियर मिडिल क्लास फैमिलीज, जिसके कारण क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज्ड टग ऑफ वॉर, issues of isolation, issues of complete uprootedness that a number of people are witnessing, जिसके कारण there has been a resurgence of religious extremism in a number of societies. तो आप श्रीलंका का एग्जाम्पल दे दीजिए, आप म्यांमार का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहां पे विटनेस किया जा रहा है. देन बेंजामिन बार्बर जो है ऑल्सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि बहुत ही जल्दी क्या हो रहा है, द रिलीजन जो है इज बिकमिंग ओपियम ऑफ मासेस की जगह. मार्क्स ने बोला था कि रिलीजन विल बी द ओपियम ऑफ मासेस. अब रिलीजन की जगह क्या आ गया है, मार्केट is leading to these newfound clashes, जिसके कारण क्या है, a new form of clash of civilizations, जैसे कि जो कि सैमुअल हंटिंगटन ने पेश किया था. तो बेंजामिन बार्बर क्या बोलते हैं, ये नया
क्लैश जो आएगा ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस के कारण आएगा, जिसको वो टर्म करते हैं एज जिहाद वर्सेस McWord, right? This constant tussle when people will feel that हमारा culture जो है completely sideline हो रहा है by this new globalized culture which is जिसका onslaught जो है हमारे ऊपर आ रहा है. Then इसके अलावा we can also see rising forces of racial chauvinism, majoritarianism, जीनोफोबिया जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जा रहा है. तो चाहे वो अफ्रीकन रिपब्लिक्स हो, म्यांमार के अंदर रोहिंग्या का क्राइसिस हो, ठीक है, इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ का ऑपरेशन हो, ये जो है हर जगह देखा जा रहा है. साथ ही साथ में इट्स नॉट लाइक दैट द ग्लोबल नॉर्थ इज ऑल्सो सेफ फ्रॉम दिस. इनफैक्ट ग्लोबल नॉर्थ हैज़ ऑल्सो कम टू रियलाइज कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन की नेगेटिव इम्प्लीकेशंस उनको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किस तरह से अ नंबर ऑफ पीपल हु जॉइन द आइसिस इन फैक्ट केम फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, राइट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. साथ ही में एक और नेगेटिव इंपैक्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल अप्रोप्रिएशन जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है. अगेन आप एग्जाम्पल दे सकते हैं द अप्रोप्रिएशन ऑफ योगा और अ नंबर ऑफ बिग फार्मास्यूटिकल्स ट्राइंग टू इवन for example get a proprietary get their proprietorship or get a sort of trademark on usage of neem in medicines, something जो कि हमारे indigenous medicine का कितने टाइम से, कितने जन्मों से, कितने decades, years, centuries से जो है पार्ट रहा है. तो इस तरह का कल्चरल अप्रोप्रिएशन जो है उसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है. इन कंक्लूजन वी कैन टॉक अबाउट जगदीश भगवती कि देखिए ग्लोबलाइजेशन को आप क्रिटिसाइज कीजिए पर ग्लोबलाइजेशन खुद प्रॉब्लम नहीं है और ना ही वो सोल्यूशन है. ग्लोबलाइजेशन तो बस एक प्रोसेस है. इनफैक्ट हमें अ नंबर ऑफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू इंश्योर कि ग्लोबलाइजेशन के जो एंड्स है वो पॉजिटिव रहें. और यहाँ पे किसका रोल आएगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंटली रोल आएगा मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का, कि वो एक ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल निभाए इन इंश्योरिंग कि ग्लोबलाइजेशन एक नेगेटिव इम्पैक्ट की जगह पॉजिटिव, मोर इगैलिटेरियन एंड डेवलपमेंटल पाथ ले ग्लोबल साउथ में. एंड साथ ही साथ में स्टेट्स का देमसेल्व्स इन ग्लोबल साउथ टू इंश्योर कि ग्लोबलाइजेशन उनकी कंट्रीज के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है. वेरी इंपॉर्टेंटली ग्लोबलाइजेशन जो है एक डबल एजेड स्वॉर्ड है. अगर नेशंस इसको करेक्टली यूज करे तो डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ देयर पीपल में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है एंड प्रॉस्पेरिटी ला सकता है फॉर कंट्रीज एंड इट्स मासेस. भिक्खू पारेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि ऐसा इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि जो ग्लोबलाइजेशन है दैट इज बेस्ड ऑन अ डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस. देयर इज अ गिव एंड टेक विच इज बेस्ड ऑन मोर जस्ट मीन्स. इट इज बेस्ड ऑन अ मोर डायलॉगिकल फॉर्मेट जहां पे एक टॉप डाउन इम्पोजिशन ना हो ऑफ ग्लोबलाइज्ड फोर्सेस, बल्कि खुद एक रेडीनेस आए कंट्री से टू टेक व्हाट दे वांट टू टेक एंड रिजेक्ट व्हाट दे वांट टू ऑफ द ग्लोबलाइज्ड फोर्सेस. इट इज ओनली देन तो ये जो ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के बीच का जो गैप है उसको ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम ब्रिज कर पाएंगे. राइट, ऑन दिस नोट द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड. होपफुली आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आंसर्स लिख रहे हैं और जितने भी इनपुट्स आपको इन आंसर से मिलते हैं उनको ऐड करते जा रहे हैं. इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चंस हैं आपको बिफोर द लेक्चर मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे. साथ ही साथ में जो इसका PDF है दैट विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा. थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीक.